हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो संगनाथ सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम देख रहे हैं मिक्स क्वेश्चंस। ये बेसिकली मिक्स क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें आज का जो सेशन है इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स और FM इंक्लूडिंग पंप एंड टरबाइन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे। तो इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें भी हमने थर्मोडायनेमिक्स और FM से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आई होप आप लोगों को सेशंस पसंद आ रहे होंगे। डेफिनेटली ये आगे आने वाली जो अपकमिंग एग्जाम है आपकी SSC जेई, उसके लिए आपके लिए काफी बेनिफिशियल सीरीज रहेगी। तो कंटिन्यूसली आप लोग बने रहिए हमारे AEC प्लस चैनल पर। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो सीरीज का हमारा टाइम है। तो देखिए, जो भी मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट है, आप ध्यान रखें कि आपके लिए जो सेशंस हैं ट्यूसडे एंड सैटरडे को फिक्स 12:30 बजे आपको ये सेशन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा सिविल ब्रांच के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए मंडे टू फ्राइडे 4 बजे आपको शाम को यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सेशंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर नॉन टेक्निकल के सेशंस भी चल रहे हैं AEC प्लस पर ही SSC जेई के लिए। तो नॉन टेक्निकल में आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के लेक्चर्स अल्टरनेट बेसिस पर देखने को मिलेंगे। तो आप मान के चलिए कि आपकी SSC की एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है अक्टूबर में होने वाली है, तब तक ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। और सेशंस हम इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं जिनका वेटेज SSC जेई में काफी ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी जो सेशन है इसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के काफी क्वेश्चंस पूछे गए और यही पैटर्न पिछले कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है SSC जेई के लिए थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SSC जेई का ही क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन। तो डेफिनेटली सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए और होगा भी सही, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, नो डाउट। बट देखिए ऑप्शन इस तरह से यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं कि मे भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। जैसे कि पहला जो ऑप्शन है ये जूल्स लॉ। देखिए अगर आपने पढ़ा हो जूल्स एक्सपेरिमेंट, तो जूल्स एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए बेस्ड किस पर है ये आपको आंसर करना है कि कैसे हम प्रूव करते हैं, ये आंसर नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन डेफिनेटली नहीं होगा आंसर, आप ध्यान रखें। नहीं तो क्या होता है, जनरली स्टूडेंट जूल्स लॉ पढ़ता है तो वो सोचता है कि ये फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड है, तो आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाता है, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ता। तो ये गलती आपको नहीं करना है, चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन हमको पहला सही लगा उसको हम पढ़ के टिक मार्क करके आगे बढ़ गए। चारों ऑप्शन को आप आराम से पढ़िए। तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ, ये आंसर नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है यही बताता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ओके, अब अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम डिफाइन करें, तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए साइकिल के लिए भी हम डिफाइन करते हैं और प्रोसेस के लिए भी डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फॉर ए क्लोज साइकिल, फॉर ए क्लोज साइकिल, साइकिल बोला तो डेफिनेटली वो क्लोज ही होगा। तो क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W। ओके, नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन इन ए साइकिल। तो साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस तरह से हम लिखते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रोसेस के लिए, तो प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लिखते हैं कुछ इस तरह से लिखेंगे, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। किसी भी प्रोसेस के लिए अगर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना है तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखिए यहां पर भी पूछा जाता है कि यहां पर ये इक्वेशन लिखने के लिए कौन कौन से अजम्पशन हमने लिए। तो देखिए यहां पर हमने ये डी यू लिखा है। डी यू मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हम लिख रहे हैं इस इक्वेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम हमारा जो है, सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। किसी भी सिस्टम की एनर्जी की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी
प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहां पर ये एनर्जी में केवल क्या लिख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी लिख रहे हैं। इसका मतलब यहां पर ये इक्वेशन लिखते समय हमेशा ध्यान रखें कि ये लिखते समय हमने क्या अजम्पशन लिया है कि सिस्टम के पास ना तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगी ना ही कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहां पर ये डेल डब्ल्यू क्या है, वर्क इंटरेक्शन। इस वर्क इंटरेक्शन को भी हम क्लोज सिस्टम के लिए क्या लिख सकते हैं, क्लोज सिस्टम के लिए लिख सकते हैं हम पीडीवी। तो अगर मैं यहां पर ये इक्वेशन लिख रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसी प्रोसेस के लिए, dq इज इक्वल टू du प्लस पीडीवी, तो यहां पर ध्यान रखें कि इसके लिए हमने क्या अजम्पशन लिया है, इसके लिए अब देखिए डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी हम कब लिखते हैं, ये ध्यान रखें क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम जो वर्क इंटरेक्शन लिखते हैं कितना लिखते हैं, पीडीवी वर्क, नॉन फ्लो वर्क इसे हम बोलते हैं। ये इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए प्रोसेस, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। इसके अलावा और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको डिफाइन करता है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में बताता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में कैसे बताता है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में बताता है, तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर मेजरमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बनता है जनरली स्टूडेंट जहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। देखिए जनरली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं, बट बेसिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो डिफाइन कौन करता है, ये ध्यान रखें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहां से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देख सकते हो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप यहाँ पर इनको अपने स्टेटस पे लगा लीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। क्वेश्चन यहाँ पर है फ्लूइड फ्लो, ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से है, ठीक है, और पाइप फ्लो से। फ्लूइड फ्लो इन ए स्ट्रेट सर्कुलर पाइप इज टिपिकली टर्बुलेंट इन नेचर व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन। तो यहाँ पे समझना है, अगर पाइप फ्लो का हमसे पूछा जा रहा है, किसका हमसे पूछ रहे हैं, पाइप फ्लो का, और पाइप फ्लो की कंडीशन में अगर रेनॉल्ड संख्या जो है वो 2000 से कम है तो जो फ्लो होता है वो लेमिनार होता है। अगर जो रेनॉल्ड नंबर है वो 2000 से ज्यादा है बट 4000 से कम है तो ऐसे फ्लो को हम ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। ट्रांजिशन फ्लो मतलब जो फ्लो चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन फेज टू अनदर। लेमिनार टू टर्ब्यूलेंट भी हो सकता है, टर्ब्यूलेंट टू लेमिनार भी हो सकता है। और अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा है तो ऐसे फ्लो को हम टर्ब्यूलेंट फ्लो बोलते हैं। तो इसका हमारे पास सही आंसर क्या होगा, टर्ब्यूलेंट कब होगा ये पूछा है, जब रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा है। ये हो गया हमारे पास पाइप फ्लो के लिए। अब यहां पर हम दूसरे फ्लो का भी एक बार समझ लेते हैं क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो दूसरे फ्लो का, ये जो पाइप फ्लो के लिए हो गया। अगर ओपन चैनल फ्लो का हमसे पूछा जाए तो ओपन चैनल फ्लो में क्या याद रखना है वो समझेंगे। ओपन चैनल फ्लो के अंदर रेनॉल्ड नंबर अगर 500 से कम है तो लेमिनार होगा। अगर 500 से 2000 के बीच में रेनॉल्ड नंबर है तो ऐसे केस में ट्रांजिशन फ्लो होगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा है तो ऐसे केस में वो टर्ब्यूलेंट फ्लो कहलाएगा। अगर हम यहां से हमसे पूछ सकते हैं फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट, तो अगर फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट का पूछा जाए तो इसमें जो हमारा रेनॉल्ड नंबर है, ये ओपन चैनल फ्लो का हो गया, इसमें 500 है यहां पर। और अगर 500 से 2000 यहां पर जो ओपन चैनल फ्लो है इसमें ये 1000 है। तो अगर 500 से 1000 है तो ट्रांजिशन, और 1000 से ज्यादा है तो टर्ब्यूलेंट। फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट में 500 और 2000 से बीच में है तो ट्रांजिशन होगा, यहां लेमिनार होगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्ब्यूलेंट बोलेंगे।
साथ में अगर सॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा है, फ्लूइड जो है वो सॉइल से पास हो रहा है, वाटर, तो इस केस में अगर रेनॉल्ड नंबर 1 से कम है तो उसे लेमिनार बोलेंगे। 1 से रेनॉल्ड नंबर 2 के बीच में है तो उसे हम ट्रांजिशन बोलेंगे, और रेनॉल्ड नंबर 2 से भी ज्यादा है तो उसे हम टर्ब्यूलेंट फ्लो बोलेंगे। लास्ट, अगर बाउंड्री लेयर फ्लो का पूछा जाए, बाउंड्री लेयर फ्लो, या फिर हमसे पूछा जाए कोई भी एक्सटर्नल फ्लो जो किसी सरफेस के ऊपर हो रहा है, बाउंड्री फ्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में रेनॉल्ड नंबर अगर 5 लाख से कम है तो उसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। और अगर रेनॉल्ड नंबर 5 लाख से भी ज्यादा है तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। ये हमें मेनली ध्यान रखना है, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो में 1000 तक और यहाँ पे 2000, ये ध्यान रखना है। इसमें क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर भी एक टर्म होती है। क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर वह संख्या होती है जो हमें चेंज बता रहा है। इसमें चेंज कौन बता रहा है? 2000, तो ये क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है। ओपन चैनल फ्लो का क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर 1000 है और यहाँ भी 1000 है, सॉरी 500 है, मतलब 500 से कम है तो लेमिनार है, उससे ज्यादा है तो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे क्रिटिकल बोलते हैं। यहां पर हमें क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर कौन है? 1, और इसमें क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है 5 लाख। क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर वह रेनॉल्ड नंबर जो हमें यह बता दे कि उससे कम होने पर लेमिनार और उससे ज्यादा होने पर चेंज आएगा। इसमें एक बात और ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ट्रांजिशन होता है क्या वो कोई फ्लो की वैरायटी है या वो सिर्फ स्टेट चेंज बताता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिशन फ्लो हम बोलते हैं वो कोई फ्लो का वैरायटी नहीं है, वो सिर्फ स्टेट चेंज है। हम कुछ कंफर्मेटरी नहीं बोल सकते कि लेमिनार है कि टर्ब्यूलेंट। अगला, अगर आपसे रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला पूछें तो वो होगा रो वी एल अपॉन म्यू, या फिर वो होगा वी एल के अपॉन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वी यहां पर कौन लेते हैं? वी हम यहां पे लेते हैं एवरेज वेलोसिटी या सेक्शनल वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज के अपॉन में एरिया। और जो एल होता है ये होता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, ठीक है, जो फ्लो को अफेक्ट करता है। जैसे अगर हम पाइप फ्लो की बात करें तो पाइप फ्लो के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है वो डायामीटर होगा पाइप का। रेनॉल्ड नंबर का आपसे डायमेंशन पूछे तो ध्यान रखना ये डायमेंशन लेस टर्म है और इसका यूनिट भी नहीं होता है, ये यूनिट लेस टर्म है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर किन दो फोर्सेस का रेशो है। सो रेनॉल्ड नंबर इज द रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू दी विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशो को हम रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं, और रेनॉल्ड नंबर मेनली पाइप फ्लो के अंदर एनालिसिस में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वाटर फ्लो अप ए टेपर्ड पाइप, अ सेक्शन इन द फिगर। एक पाइप है हमारे पास, टेपर्ड पाइप दिख रहा है यहां पर। इसमें इस केस में यहां पर एक हमारे पास सेक्शन है जहां पर हमारा एरिया कितना, इस पॉइंट को हमने 1 पॉइंट बोल दिया, और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है ये 2 पॉइंट हो गया। तो 2 पॉइंट पे हमारे पास डायमीटर कितना है? 15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15। तो इसका जो एरिया है यहां पर A1 वो हो जाएगा π/4 इंटू D1 का स्क्वायर। साथ में यहां जो पहला पॉइंट है इसमें ये A2 है, हमने सेकंड पॉइंट को 2 बोला हुआ है। यहां पे जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है, मतलब 0.3 हो जाएगा, और इसका जो हमारे पास एरिया होगा वो होगा π/4 इंटू, इसको हमने 1 बोला है तो इसको हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो A1 इंटू π/4 D1 का स्क्वायर, और ये भी D1। तो D1 कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर। A1 बराबर π/4 D1 स्क्वायर, ये हो गया D2 मान लिया इसको 0.15, और ये मान लिया π/4 D2 से। क्वेश्चन क्या बोला है? यहां से यहां 1 से 2 की तरफ फ्लो हो रहा है। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। टेपर्ड पाइप है, पहले 30 से 15 पे टेपर हो रहा है। साथ में हमने 1 पॉइंट पर एक मैनोमीटर का एक एंड लगा रखा है और दूसरे पॉइंट पे मैनोमीटर ट्यूब का एक एंड लगा रखा है। ऑब्वियसली बात है 1 से 2 पे फ्लो हो रहा है तो 1 पे एनर्जी ज्यादा होगी, 2 पे एनर्जी कम, प्रेशर ज्यादा 1 पर होगा। तो मैनोमीटर में यहां पर मरकरी जो होगा, या जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, जो मरकरी इन्होंने बोल रखा है, उसका लेवल हमें यहां पे शो कर रखा है। यहां पर मरकरी इस प्रकार से है, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो वो डिफरेंशियल हेड हमसे पूछा गया है।
क्या पूछा है हमसे? डिफरेंशियल हेड। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाटर फ्लो ऑफ ए टेपर्ड पाइप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन एच? ये जो डिफ्लेक्शन आया, जो चेंजेस आया लेवल में, वो जो डिफरेंशियल रीडिंग है, हमें वो डिफरेंशियल रीडिंग की वैल्यू बतानी है। डिफरेंशियल रीडिंग, ठीक है। मरकरी मैनोमीटर करस्पॉन्डिंग टू ए डिस्चार्ज ऑफ 126 लीटर पर सेकंड। अगर इसमें से जो डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है वो 126 लीटर पर सेकंड है, तो हमें उसकी वैल्यू बतानी है। फ्रिक्शन इन दी पाइप कैन बी कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। फ्रिक्शन को हमें नेग्लेक्ट कर देना है, मतलब हम बर्नौली इक्वेशन यहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया मतलब विस्कस फोर्स क्या कर सकते हैं? जीरो। और विस्कस मतलब हम यहां पर क्या लगा सकते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे पहले वो समझेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन लगाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी। हाइट हमें दे रखी है, तो हम ये जो वाला पॉइंट है 1 पॉइंट, इसको हम डेटम मान लेंगे, रेफरेंस मान लेंगे। तो इसकी जो हाइट है खुद से वो तो 0 हो जाएगी, और इसकी हाइट डेटम से 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो Z1 Z2 आ गए। अगर डिस्चार्ज है और एरिया है तो उससे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो पहले हम यहां पे निकालते हैं वेलोसिटी। तो V1 बराबर कितना होगा? डिस्चार्ज के अपॉन में एरिया। तो ये है 126 लीटर पर सेकंड। तो डिस्चार्ज को बोल सकते हैं 0.126 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, जो कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ क्यूबिक मीटर होता है। 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब पहले वाले का एरिया, तो ये आ जाएगा π/4 इंटू 0.3, 0.3 का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक बार इसको चेक करते हैं। ये कितना वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.126 इसको निकालेंगे तो ये आ रहा है 1.78 मीटर पर सेकंड। दूसरा, अब V2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा डिस्चार्ज के अपॉन में A2, और यहां पे कितना आ जाएगा? 0.126 अपॉन π/4 इंटू D2। डायमीटर कितना है हमारा? 0.15, 0.15 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 7.13 मीटर पर सेकंड, और ये आ रही है 1.78 मीटर पर सेकंड। अब बर्नौली लगाएंगे इन दो पॉइंट पे। जब बर्नौली लगाएंगे तो P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 बराबर P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। यहां पर हम ये लगाएंगे। अब देखो, हमने डेटम 1 पॉइंट को मान लिया, तो Z1 कितना हो जाएगा? 0, और Z2 कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। यहां पर रखते हैं। ये हम इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन ρg, ठीक है। और इसको इधर ले जाते हैं। अब V2 का स्क्वायर हमारे पास कितना है? 7.13। तो ये हो जाएगा 7.13 का स्क्वायर अपॉन 2g माइनस 1.78, ये V1 है, अपॉन 2g, और प्लस Z2 होगा। Z1 0 हो गया, क्योंकि यहां पर हमने इसको डेटम मान लिया, तो इसका हाइट 0 हो गया डेटम से, और इसका 80 सेंटीमीटर। उसको मीटर में रखेंगे तो वो आ जाएगा प्लस 0.8। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और फिर यहां से हम P1 माइनस P2 अपॉन ρg की वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, ये आ रही है 3.23, इतनी पूरी टर्म, ठीक। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ P1 माइनस P2 चाहिए। क्यों चाहिए वो भी आपको 2 मिनट बता रहा हूं। अब इसमें हम ρg का मल्टीप्लाई करेंगे। हमें वाटर दिया है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1000 इंटू 9.81। सो दिस कम्स आउट टू बी 31682 82.25 पास्कल। सब कुछ ऐसा ही में रखा है, तो डेफिनेटली प्रेशर का डिफरेंस जो है वो भी किस में आएगा? पास्कल में आएगा। अब हमने ये क्यों निकाला?
हम इसमें क्या सर वो वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते जैसे हम वेंचुरी मीटर या ओरिफिस मीटर उन सब में लगाते हैं, तो वो हम इसलिए यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। उसमें भी हमारे पास H के लिए जो फॉर्मूला होता है H बराबर x रो एम बाय रो माइनस 1। बट यहाँ पे हमें H भी नहीं पता है, प्रेशर का डिफरेंस नहीं पता है। ये जो है क्या है, डिफरेंशियल रीडिंग है, और डिफरेंशियल रीडिंग हमसे पूछी है, पर ये ना वेंचुरी है ना ओरिफिस है। तो इसमें सिर्फ एक ही अप्रोच हो सकती है, पहले इन दो पॉइंट पे बर्नौली लगाई जाए और फिर यूनिट नंबर 2 फ्लूइड स्टैटिक्स प्रेशर मेजरमेंट में जाके जैसे हम डिफरेंशियल मैनोमीटर को सॉल्व करते हैं वैसे हम प्रेशर की पूरी इक्वेशन बनाएं। तो अब इसको हम डिफरेंशियल मैनोमीटर की तरह पूरा सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं एक बार वो समझते हैं। अब इसमें जब हम वो लगाएंगे अप्लाइंग the concept of differential manometer, differential U-tube मैनोमीटर। अब इसको इक्वेशन को कैसे लगाएंगे वो समझ। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे हमारा प्रेशर कितना है P1, तो P1 लगाएंगे। तो पहले हमने लिखा P1। अब P1 के बाद हम कहा जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाने में हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ता है तो प्लस करते हैं। ये फ्लोइंग फ्लूइड ही हमारा रहेगा, तो उसको हम उसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं रो एफ। जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो एफ, और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी मरकरी है, उसकी रो एम मान लेते हैं। तो रो एफ हो गया, नीचे जाएंगे तो रो एफ प्लस रो एफ इंटू जी इंटू एक्स। क्यों एक्स, क्योंकि यहां तक के हमारे पास वैल्यू कितनी एक्स, साथ में ये एच भी आ जाएगा फ्लोइंग फ्लूइड में, तो यहां पर हम कर देंगे x प्लस एच। फिर आगे चलते हैं। अब यहां तक हमारे पास मरकरी है, इसके बाद यहां से यहां तक सेम फ्लूइड है, मरकरी है, तो इतना ही कट जाएगा। अब फिर ये खाली ऊपर वाला इतना एक्स्ट्रा हम लेंगे, मरकरी वाला। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पे प्रेशर माइनस होता है, तो रो मरकरी इंटू जी, और इंटू में कितना आ जाएगा एक्स। ऊपर जाने में प्रेशर माइनस में लिखते हैं इसलिए माइनस में लिखा रो एम जी, और ये हमारे पास वैल्यू एक्स नहीं, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एच। आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब हम यहां पे पूरा ये जो है ये हमारा फ्लोइंग फ्लूइड होगा, तो अब हम इतना पूरा ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो फिर प्रेशर किस में आएगा, माइनस में, तो रो एफ इंटू जी। अब इतनी हाइट कितनी है एक्स, और ये कितनी है ये हमें पहले से ही पता है 80 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में ही लिखेंगे। तो वो हो जाएगा माइनस का रो फ्लूइड फ्लोइंग फ्लूइड इंटू जी इंटू एक्स प्लस 0.8, क्योंकि वो 80 सेंटीमीटर है। और जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो वहां पे जाके प्रेशर कितना मिल जाएगा, सेकंड पॉइंट का P2। तो हम यहां तो उसमें दो तरीके कर सकते हैं, या तो माइनस P2 बराबर 0 कर दें, या फिर बराबर उसमें P2 लिखते हैं। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब इधर ले आएंगे, हमें हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, P1 माइनस P2 इतना है, हमें निकालना क्या है H। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये P1 माइनस P2 यहाँ पे रख देंगे, P1 इधर इसको लिया है, प्लस रो फ्लूइड कौन है, वाटर है यहाँ पर, तो 10 टू दी पावर 3 इंटू जी इंटू एक्स प्लस एच, माइनस रो मरकरी इंटू जी एच, जी इंटू एच, और ये वाला हमारे पास है रो एफ इंटू जी इंटू एक्स माइनस रो एफ इंटू जी इंटू 0.8, और बराबर कितना हो गया 0। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसको हम अभी फिलहाल के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि रो एफ इंटू जी इंटू एक्स प्लस रो एफ इंटू जी इंटू एच। रो एफ जी एक्स और माइनस रो एफ जी एक्स आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। P1 माइनस P2 की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है पिछली वाली इक्वेशन से, 31682.25, तो 31682.25 ये आ गया। अब एक H की टर्म बची है, एक ये वाली H की टर्म है और एक ये टर्म है, हमें तो H निकालना है, इसको इधर रख देते हैं। फ्लोइंग फ्लूइड कौन है, वाटर, 10 टू दी पावर 3 इंटू जी 9.81 इंटू 0.8। इन दोनों टर्म को उधर ले जाते हैं, ये माइनस की तो प्लस में हो जाएगी,
H कॉमन ले लेते, रो मरकरी इंटू जी, और H कॉमन आ गया और ये माइनस में आ जाएगा, तो रो फ्लूइड इंटू जी। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, 31682.25 माइनस 10 टू दी पावर 3 इंटू 9.81 इंटू 0.8, और उसमें जो पूरी टर्म है उसका डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 9.81, और उसमें से हम माइनस करेंगे 10 टू दी पावर 3 इंटू 9.81, बराबर क्या आ जाएगा H। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, कितना आ रहा है, 31682.25 माइनस 9.81 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास H की वैल्यू जो आ रही है, ये आ रही है 0.1928। अब ये किस में आ रही है, मीटर में, हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। चेक कर लेते हैं किस में ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 19.28 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट ये है कि अब एग्जाम में आया तो हमें तो उसके लिए रेडी रहना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो यहाँ पर दो चैप्टर्स के इन्होंने कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया है, बट कैसे अप्रोच करते हैं इसका अप्रोच मैंने आपको बताया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ऐसा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन कैलकुलेशन आप उतने टाइम पीरियड में नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉडी सेट टू बी फ्लोटिंग व्हेन वेयर W बराबर वेट ऑफ द बॉडी एंड FB बराबर बॉइंट फोर्स। देखिए, अगर मैं सबमर्ज्ड और बायंसी, सबमर्जेंस और बायंसी, या बोल सकते हैं फ्लोटिंग कंडीशन, इनको अगर तीन कंडीशन में बांटूं तो एक मेनली, एक तो हमारी फ्लोटिंग कंडीशन होती है और एक हमारी होती है सबमर्ज्ड कंडीशन। फ्लोटिंग कंडीशन में भी दो कंडीशन आ जाती हैं, ये हमारे पास फ्री सरफेस है और बॉडी कहीं पर यहां पर थोड़ा सा फ्री सरफेस के ऊपर है। दूसरी कंडीशन है बॉडी की जो टॉप सरफेस है वो फ्री सरफेस से कॉन्साइड कर रही है। सबमर्ज्ड कंडीशन में आ जाती है कि बॉडी पूर्ण रूप से फ्लूइड के अंदर है। ऐसा तब ही होता है जब रिलेटिव डेंसिटी एक से कम हो, ऐसा तब होता है जब रिलेटिव डेंसिटी जो है वो एक के बराबर हो, और ऐसा तब होता है जब रिलेटिव डेंसिटी एक से ज्यादा हो। मतलब जब भी फ्लोटिंग में पूछा जाए तो RD लेस देन इक्वल टू 1, और सबमर्ज बोला जाए तो RD मोर देन 1। RD क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसमें वो सबमर्ज या फ्लोटिंग कंडीशन में है। फ्लोटिंग सबमर्ज में हमेशा ध्यान रखना जो वेट होगा वो बाइंड फोर्स के बराबर होगा हमेशा, और जो सबमर्ज्ड बॉडी होगी उसमें वेट हमेशा ज्यादा होगा और बाइंड फोर्स हमेशा कम होगा। ये आपको सबमर्ज्ड में ध्यान रखना है। ठीक, फ्लोटिंग बॉडी की जो इक्विलिब्रियम है, फ्लोटिंग बॉडी में जो इक्विलिब्रियम होते हैं उसमें ध्यान रखना। तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम हम डिफाइन करते हैं, एक स्टेबल, एक हम डिफाइन करते हैं न्यूट्रल, और एक हम डिफाइन करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें ट्रिक मैंने कई बार आप लोगों को बताई है। ट्रिक इसमें जो हमें ध्यान रखनी है वो है भगत सिंह। अगर फ्लोटिंग बॉडी की अगर हम बात करें, फ्लोटिंग बॉडी में जो हमें ट्रिक ध्यान रखनी वो है महात्मा गांधी। मतलब कि M ऊपर, क्योंकि यहां पर मेटा सेंटर कॉन्सेप्ट आता है, तो महात्मा गांधी यानी कि M ऊपर G नीचे तो स्टेबल, MG कॉन्साइड तो न्यूट्रल, और G ऊपर M नीचे तो न्यूट्रल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब M ऊपर G नीचे तो मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव होगा, कॉन्साइड तो मेटासेंट्रिक हाइट 0 होगा, और ऐसे केस में मेटासेंट्रिक हाइट नेगेटिव होगा। इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यही तीन कंडीशन हमारी सबमर्ज्ड बॉडी में भी आ सकती है। सबमर्ज्ड बॉडी में जो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है इसकी वो है भगत सिंह, और भगत सिंह में आपको BG याद रखना है।
अगर स्टेबल तब बोलेंगे जब बी ऊपर जी नीचे, साथ में न्यूट्रल तब बोलेंगे जब बी और जी कॉन्साइड कर जाए, और अनस्टेबल तब बोलेंगे जब जी ऊपर और बी नीचे। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द थॉमस कैविटेशन फैक्टर which is basically used to determine whether cavitation will occur in any portion of the turbine। तो देखिए ये तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि थॉमस कैविटेशन फैक्टर कब हम यूज करते हैं। तो देखिए टरबाइन में और पंप में कैविटेशन की प्रॉब्लम जनरल प्रॉब्लम होती है, तो उसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं थॉमस कैविटेशन फैक्टर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टरबाइन में कैविटेशन किस पॉइंट पर होता है और पंप में कैविटेशन किस पॉइंट पर होता है। तो देखिए टरबाइन जो है एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, जिसमें क्या होता है, जो भी वाटर की एनर्जी होती है उससे हमें क्या मिलता है, पावर मिलता है। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, और प्रेशर मिनिमम हमें कहां पर देखने को मिलेगा, एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन। तो एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन जो फ्लूइड का प्रेशर है, अगर वो उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो डेफिनेटली वहां पर आपको कैविटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो एक तो यहां से ये भी क्वेश्चन बनता है कि टरबाइन में कैविटेशन कब हमें देखने को मिलेगा, जब एग्जिट का प्रेशर अगर मैं यहां पर लिखता हूं P2 इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ दैट फ्लूइड, अगर होता है तो वहां पर एग्जिट पर हमें कैविटेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, किस टरबाइन में ये चीज हमें देखने को मिलेगी, इंपल्स टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन में तो हमें पता है कि थ्रू आउट इनलेट और एग्जिट पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि पेल्टन टरबाइन में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। तो ये प्रॉब्लम हमें कब देखने को मिलेगी, रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन में आइदर इन फ्रांसिस कैप्लान प्रोपेलर किसी में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और कहां पर होगी, एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पंप में भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो पंप में भी ऐसी सिचुएशन बिल्कुल आ सकती है जहां पर प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर से कम हो जाए। तो ये प्रॉब्लम कहां पर हमें देखने को मिलेगी, देखिए पंप में क्या होता है कि सक्शन होगा। देखिए अगर हम एक डायग्राम से इसको समझते हैं, तो पंप का अगर वर्किंग अगर आपको पता हो तो आई से जो भी फ्लूइड है वो इंटर करेगा। तो ये फ्लूइड यहां पर इंटर कब करेगा, जब यहां पर प्रेशर जो इस आई सेक्शन पर प्रेशर जो है ये क्या होगा, ये जो संप लेवल है इसके प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, सक्शन हो रहा है। और यहां पर नॉर्मली प्रेशर जो रहेगा क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर अगर होगा एट द इनलेट ऑफ द पंप, तभी ये पानी जो है, ये फ्लूइड जो है क्या करेगा, यहां पर एंटर करना स्टार्ट करेगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि ये जो प्रेशर है यहां पर सक्शन हो रहा है, ये प्रेशर जो है यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को अगर मैं 2 बोल देता हूं, तो अगर ये प्रेशर जो है इस फ्लूइड के वेपर प्रेशर से कम होगा तो डेफिनेटली यहां पर भी वही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। तो अब देखिए यहां से हमें दो चीज सीखने को मिली कि टरबाइन में कैविटेशन की प्रॉब्लम हमें कहां पर देखने को मिलेगी, टरबाइन में हमें एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन पर देखने को मिलेगी, और पंप में कहां पर देखने को मिलेगी, एट द इनलेट ऑफ द पंप, एट आई पॉइंट हम ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर एक टर्म डिफाइन होती है कि कैविटेशन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम एक टर्म जो डिफाइन करते हैं उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, थॉमस कैविटेशन फैक्टर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो थॉमस कैविटेशन फैक्टर को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, ये होता है एनपीएसएच डिवाइडेड बाय वर्किंग हेड या टोटल हेड। ये एनपीएसएच क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो अब देखिए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, इसको अगर हमें समझना है तो इसको हम पंप के टर्म से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस 2 पॉइंट पर जो प्रेशर है, इस 2 पॉइंट पर प्रेशर जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि एट द इनलेट ऑफ द पंप यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये लिक्विड जो है क्या करेगा, यहां पर एंटर करेगा। सेकंड कंडीशन, टू अवॉइड द कैविटेशन, ये जो प्रेशर है P2 मस्ट बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर। तो यहां पर दो कंडीशन, ये P2 को हमें कितना रखना है,
कि ये P2 जो है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए और ये P2 जो है वेपर प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं, इस P2 की वैल्यू निकालने के लिए बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। यहां पर इसको अगर हम 1 पॉइंट मानते हैं, यहां पर इसको हम 2 पॉइंट मानते हैं, तो यहां पर हम दोनों के बीच में क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जब बर्नौली इक्वेशन हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो यहां पर इस 2 पॉइंट पर हमारे पास जो प्रेशर आता है P2 अपॉन रो जी, ये बेसिकली कितना आता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस, यहां पर देखिए यहां से लेके यहां तक ये क्या होता है, सक्शन हेड होता है। ओके, और यहां से लेके यहां तक अगर डिस्चार्ज पाइप भी है तो ये डिस्चार्ज हेड रहेगा। वैसे यहां पर इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, तो यहां पर ये क्या रहेगा, सक्शन हेड प्लस इस पाइप के अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस भी होंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे तो HF आ जाएगा। साथ में ये जो डिलीवरी पाइप है, सॉरी सक्शन पाइप है, इसके अंदर फ्लूइड की वेलोसिटी तो उसकी एक काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, तो यहां पर हम इसको बोलेंगे V2 का स्क्वायर बाय रो जी। तो ये बेसिकली ये इस 2 पॉइंट पर क्या आ जाता है, हमारे पास प्रेशर आ जाता है। ओके, ये बिल्कुल आसान है, यहां पर 1 और 2 पॉइंट पर आप क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो इस 2 पॉइंट पर हमारे पास प्रेशर आ जाता है। अब देखिए इस 2 पॉइंट पर जो प्रेशर आ रहा है हमारे पास, इट मस्ट बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ दिस फ्लूइड, मतलब P2 अपॉन रो जी इज ग्रेटर देन PV अपॉन रो जी टू अवॉइड कैविटेशन। समझ में आ रहा है, तो कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए ये इससे ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस, अगर इस टर्म को मैं इधर लेके आ जाता हूं, P2 अपॉन रो जी माइनस वेपर प्रेशर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव है तभी कैविटेशन नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये वैल्यू है हमारे पास जिससे हम बता सकते हैं कि अभी कैविटेशन नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, बेसिकली ये क्या कहलाता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ओके, अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके। अब देखिए यहां पर इस P2 बाई रो जी को मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सक्शन हेड के टर्म्स में लिख सकता हूं। अगर यहां पर मैं ये फ्रिक्शनल लॉसेस को नेग्लेक्ट कर देता हूं, वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो यहां पर ये जो NPSH है, ये NPSH का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है ये क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर P2 अपॉन रो जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पर हेड के टर्म में HA में लिखूंगा, माइनस यहां पर देखिए क्या आएगा, ये वेपर प्रेशर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं HV, यहां पर माइनस ये सक्शन हेड, ये सक्शन हेड, तो माइनस HS हो जाएगा। तो NPSH अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ हेड हाइट, तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये एटमॉस्फेरिक हेड माइनस वेपर प्रेशर हेड माइनस क्या बनेगा आपका, सक्शन हेड। तो ये NPSH को अगर हम टोटल वर्किंग हेड से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, थॉमस कैविटेशन फैक्टर। तो थॉमस कैविटेशन फैक्टर की वैल्यू जो है हमेशा क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो कैविटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहां पर आप देखिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, HA माइनस HV माइनस HS डिवाइडेड बाय H। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि थॉमस कैविटेशन फैक्टर क्यों हम डिफाइन करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं, और साथ में ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैविटेशन की प्रॉब्लम टरबाइन में हमें कहां पर देखने को मिलती है और पंप में कहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस। देखिए फेज चेंज प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, फेज चेंज प्रोसेस जो होती है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम बोल रहे थे इसका मतलब क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फेज चेंज प्रोसेस जो होती है इसमें ना तो प्रेशर चेंज होगा ना ही टेम्परेचर चेंज होता है, तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखें। फेज चेंज प्रोसेस में टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फेज चेंज करने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट। ओके, दो तरह की हीट हम पढ़ते हैं जनरली, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट किसको बोलते हैं, टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल क्यों बोला गया, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेंस।
तो फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो लेटेंट हीट यहां पर आप ध्यान रखें, एक लेटेंट हीट रिक्वायर्ड रहती है फेज चेंज के लिए। और अगर हम किसी भी प्योर सब्सटेंस का पीवी या टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सिंपली अगर मैं बात करूं वाटर का, तो वाटर का अगर आपको पीवी टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है तो यहां पर दो कर्व हमें देखने को मिलते हैं। एक हमें मिलता है सेचुरेशन लिक्विड कर्व, और ये वाला जो कर्व होता है क्या कहलाता है, सेचुरेशन वेपर कर्व। इन दोनों के बीच में जो रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड प्लस वेपर रीजन होता है, वेट रीजन हम बोलते हैं। इसके इधर हमें क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, इसके इधर हमें क्या मिलेगा, वेपर मिलेगा। और फेज चेंज जो हो रहा है वो यहां से लेके यहां तक, यहां पर हमारा जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और यहां पर जाने के बाद में वो सब्सटेंस जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक अगर मुझे एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन को ड्रॉ करना है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। ये मैंने क्या बनाया, कौन सा कर्व, ये भी ध्यान रखिए, टीएस कर्व। तो टीएस कर्व पर अगर कांस्टेंट प्रेशर लाइन आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए ये जो प्रोसेस है यहां पर क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज में टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर लाइन जो है क्या, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ध्यान रखें यहां पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस ऑफ वाटर ओनली प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ओनली प्रेशर हम नहीं बोलेंगे, प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, नो डाउट। both pressure and temperature remain constant, yes both pressure and temperature are remain constant, ये ध्यान रखें। अच्छा एक और बात ध्यान रखें, फेज चेंज प्रोसेस जो होती है एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए अगर हमारा वाटर जो है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम उसका फेज चेंज करें तो वहां पर टेम्परेचर कितना होगा, अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फेज चेंज होता है। प्रेशर ध्यान रखें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो आपको पता होगा ही सही। अब ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि यहां पर कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर 1 केजी वाटर है जिसका हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फेज चेंज करना है, मतलब लिक्विड से वेपर में अगर उसको लेके जाना है जो कि ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है वाटर के लिए, तो ध्यान रखें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो रहेगी वाटर के लिए 2257 किलो जूल पर केजी होगी। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा किसके लिए, वाटर के लिए। इसी तरह से फेज चेंज आपका जब हमारा वाटर सॉलिड स्टेट में होगा, मतलब आइस में होगा, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो वहां पर भी एक फेज चेंज प्रोसेस आएगी। तो वहां पर भी हमें लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, इट विल बी 334 किलो जूल पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 1 केजी आइस है, उसको अगर हम मेल्ट करना है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर उसे मेल्ट करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 334 किलो जूल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अगर हमारे पास वाटर है 1 केजी वाटर है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, अगर उसका फेज चेंज करना है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, तो कितना अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, 2257 किलो जूल अमाउंट एनर्जी हमें देना पड़ेगी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखें कि फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन जो है ये रेनॉल्ड नंबर के बारे में है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस फ्लोइंग थ्रू ए 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, मतलब डायमीटर हमें कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। टेक काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एज 0.0101 स्टॉक, और स्टॉक भी सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Assume that the changes from laminar to turbulent occur at Reynolds number 2320, मतलब इतने रेनॉल्ड नंबर पे फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट पे चेंज हो रहा है, मतलब ये क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है। तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी जब ऐसा कंडीशन आ रही है, तो यहां पे समझेंगे रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला पाइप फ्लो के लिए कितना होता है, ये होता है रो वी डी अपॉन डायनामिक विस्कोसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं वीडी के अपॉन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हमें काइनेमेटिक दिया है पर निकालना क्या है, वेलोसिटी, तो हम बोल सकते हैं क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर
इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन डायामीटर बराबर वेलोसिटी आ जाएगा। रेनॉल्ड नंबर है 2320, साथ में काइनेमेटिक विस्कोसिटी है 0.0101 और साथ में हमें दे रखा है यहाँ पर जो डायामीटर उसको भी हम सीजीएस में रखते हैं 20 सेंटीमीटर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर 232 को हम 2 से डिवाइड करें तो वो आएगा हमारे पास 1 और 1 और साथ में आएगा 6 और इंटू 0.01 ये आएगी हमारी 0.01, ये आएगी हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी। तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.16 या 1.17 अप्रोक्सीमेटली क्रिटिकल वेलोसिटी की ये वैल्यू आ जाएगी। 1.17 कहां पर है ऑप्शन में डी आंसर, पर ये मीटर पर सेकंड में, हमारा सेंटीमीटर में आया तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 1.17 सेंटीमीटर पर सेकंड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे अगला, अ रोटामीटर इज यूज्ड टू मेजर। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछते हैं पाइप फ्लो के अंदर कि एक्चुअल वेलोसिटी किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो एक्चुअल वेलोसिटी में हमारा आंसर होगा पिटॉट ट्यूब या पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। दूसरा, अगर हमसे यहां पर फ्लो रेट बोला जाए या फिर हमसे बोला जाए पाइप के अंदर डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो डिवाइस है वो एक है वेंचुरी मीटर, एक है ओरिफिस मीटर, एक है हमारे पास रोटा मीटर, एक है हमारे पास नोजल मीटर, एक है हमारे पास पाइप बैंड मीटर। पाइप बैंड मीटर ये है नोजल मीटर, नोजल मीटर। एक हमारे पास है रोटा मीटर, रोटा मीटर, देन ओरिफिस मीटर, और एक हमारे पास जो सबसे एफिशिएंट डिवाइस है वो है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर। एक और डिवाइस आता है जिसका नाम है एल्बो मीटर, एल्बो मीटर। तो अब इसमें सबसे एफिशिएंट कौन सा है, सबसे एफिशिएंट है वेंचुरी मीटर। इसका जो सीडी होता है वो 0.95 से 0.99 होता है। सबसे कम एफिशिएंट है ओरिफिस मीटर, उसका जो सीडी होता है वो 0.62 से 0.66 होता है। आपसे जो हमारे पास एल्बो मीटर है या नोजल मीटर है, इन दोनों का भी सीडी पूछते हैं। इन दोनों का जो सीटी है वो 0.85 से 0.90 के आसपास होता है, नोजल और एल्बो। तो ये ध्यान रखना है, नोजल और एल्बो मीटर ओरिफिस से ज्यादा एफिशिएंट है बट वेंचुरी से कम है। एक और चीज, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव या एक्यूरेट कौन है, वेंचुरी। लीस्ट एक्यूरेट और साथ में जो सस्ता डिवाइस है चीप, वो कौन है, ओरिफिस मीटर। आपसे ये भी पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा डिवाइस है जो तब यूज करते हैं जब पाइप का डायामीटर 3 मीटर से ज्यादा है। तो अगर पाइप का डायामीटर 3 मीटर से ज्यादा है तो हम रोटामीटर का यूज करते हैं, और रोटामीटर को वेरिएबल एरिया मीटर भी कहा जाता है, ये भी इसका एक और नाम है। इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो यहां पर जो रोटामीटर है वो किस लिए काम आता है, तो वो फ्लो रेट या डिस्चार्ज मेजर करने के लिए काम आएगा। विस्कोसिटी मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के विस्कोमीटर होते हैं, ठीक है। डेंसिटी मेजर करने के लिए डेंसिटी के डिवाइस होते हैं। रोटेशनल एनर्जी को हम एंगुलर वेलोसिटी के थ्रू फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेंचुरी मीटर में एक और आपको ध्यान रखना है कि वेंचुरी मीटर जो होता है इसका जो साइज है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो साइज आइडेंटिफाई करते हैं थ्रॉट के डाया से। और जब वेंचुरी मीटर डिजाइन करते हैं तो कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, तो हमें ध्यान रखना है एंगल ऑफ डाइवर्जिंग, जिसको आउटलेट कोन एंगल भी कहा जाता है। और किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 डिग्री से किसी भी कीमत पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर हुआ तो फ्लो सेपरेशन हो जाएगा, फ्लो वुड सेपरेट। तो ये ध्यान रखना है, इतनी चीजें वेंचुरी से डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। और रोटामीटर कब यूज करते हैं, जब पाइप का डाया 3 मीटर से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सिस्टम ऑपरेटिंग इन अ साइकिल। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर ए सिस्टम ऑपरेटिंग इन अ साइकिल द नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू, जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वही स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें किसी साइकिल के लिए, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, नेट
हीट ट्रांसफर जो होता है वो किसके बराबर होता है, नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर। तो यही क्वेश्चन पूछा गया हमसे सिंपली। तो किसी भी साइकिल की अगर हम बात करें तो वहां पर नेट वर्क जो होगा किसके बराबर होगा, नेट हीट ट्रांसफर के बराबर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नेट हीट ट्रांसफर। ओके, साइकिल की बात है। और अगर प्रोसेस की बात होती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हीट इंटरेक्शन होगा ये किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क इंटरेक्शन के बराबर होगा। ये प्रोसेस के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, साइकिल के लिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस और साइकिल दोनों के लिए हम डिफाइन करते हैं। जबकि एक और बात ध्यान रखें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है, जो हम पढ़ते हैं केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट, क्लॉसियस के स्टेटमेंट, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है किसके लिए डिफाइन होते हैं, ये साइकिल के लिए डिफाइन होते हैं। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है साइकिल प्रोसेस दोनों के लिए होता है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके लिए हम डिफाइन करते हैं, केवल साइकिल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द इलेक्ट्रिक पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोल दिया गया सीधा सीधा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पावर जो हमें मिलेगा किससे मिलेगा, वाटर की एनर्जी से मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर पावर बोलते हैं। तो वाटर पावर से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। ध्यान रखें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर। अब ये वाटर पावर जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है या हेड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो वाटर पावर को हम किस तरह से लिखते हैं, हाफ एम डॉट वी वन का स्क्वायर या एम डॉट जी एच। एच जो है यहां पर क्या है, नेट हेड है, और यहां पर v1 जो है वेलोसिटी जो रहेगी एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। और यहां पर ये एम डॉट जो है, ये भी ध्यान रखिए, एम डॉट जो है क्या है, मास फ्लो रेट। एम डॉट जो है क्या है, फ्लो रेट। और ये फ्लो रेट की वैल्यू जो होती है ये भी पूछी जा सकती है। तो फ्लो रेट हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, रो ए इंटू वी वन। यहाँ पर रो जो है उस फ्लूइड की डेंसिटी रहेगी, वाटर है जनरली तो 1000। ए जो रहेगा उस नोजल का क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा, वी वन जो रहेगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी रहेगी उस फ्लूइड की। ओके, तो ध्यान रखें यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो हमें पावर मिलता है, इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से मिलता है, एनर्जी ऑफ वाटर से। आप यहाँ पर देखिए केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये तो दोनों ऑप्शन आप हटा सकते हो आसानी से। पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखिए पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पर इसको नहीं बोलते हैं, यहाँ पर ये हेड एनर्जी, ठीक है। और मतलब वाटर एनर्जी, वाटर के पास हमें अब कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओरिफिस वेरीज विथ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फ्लो थ्रू जो सबमर्ज्ड बॉडी है, ठीक है, सबमर्ज्ड बॉडी पर ये क्वेश्चन है कि जो हमारे पास एक सबमर्ज्ड बॉडी होता है जब वो किसी भी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक फ्लूइड है और एक कोई सॉलिड पार्टिकल है जिसका डायामीटर हमने मान लिया d। अब जब ये फ्लूइड में सबमर्ज्ड हो रहा है तो ऐसे केस में फ्लूइड इस पे क्या लगाएगा, एक ड्रैग फोर्स लगाएगा, और इस ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर। यहां पर v जो होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है बिटवीन द फ्लूइड एंड द पार्टिकल। सी डी ड्रैग कोएफिशिएंट होता है। अब ड्रैग कोएफिशिएंट के क्या क्या फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। पर जो सी डी होता है वो वेबर में फ्राउड में नहीं, वो रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करता है। कैसे कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारी रेनॉल्ड नंबर जो है वो 0.2 से कम है, दूसरी कंडीशन है 0.2 से ज्यादा है बट 0.5 के बीच में है, हम ये बोल सकते हैं 0.2 से 0.5। तीसरा 0.5 से 1000 के बीच है। अगली कंडीशन है जो रेनॉल्ड नंबर है वो 1000 से 10 टू दी पावर 5 1 लाख के पास में है। और लास्ट कंडीशन है 10 टू दी पावर 5 यानी 1 लाख से भी ज्यादा है। तो अब CD की क्या क्या अलग अलग वैल्यू हैं। इस केस में CD की वैल्यू ली जाती है 24 अपॉन RED, इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं RED वो समझेंगे। ये होता है 24 के अपॉन में RED इंटू 1 प्लस 3 के अपॉन में 16 इंटू RED। यहां पर हम वैल्यू बोलते हैं 0.4 मानते हैं CD की, यहां पर 0.5 मानते हैं, यहां पर 0.2 मानते हैं। इसमें यह भी पूछा जाता है इसे किस नियम के द्वारा पता गया
किया गया तो इसे स्टोक्स लॉ बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है, तो इसे हम ओसिन्स लॉ बोलते हैं। ये फॉर्मूला, ये इन्वेस्टिगेशन ओसिन साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए ओसिन्स लॉ बोलते हैं। स्टॉक लॉ मतलब स्टॉक लॉ कब वैलिड है, जब आपका जो रेनॉल्ड नंबर है वो 0.2 से कम है, और ओसिन लॉ तब वैलिड है जब 0.2 से 0.5 के बीच में। अगला ये आरईडी क्या है, आरईडी मतलब यहाँ पे जो रेनॉल्ड नंबर होगा उसमें रो वी डी अपॉन म्यू आएगा। डी जो है वो जो पार्टिकल है उसका साइज होगा, जो उस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड है उसका डायामीटर, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन आता है जो फ्लो को अफेक्ट करता है, फ्लो थ्रू सबमर्ज्ड बॉडी में जो फ्लो को अफेक्ट करता है वो उस बॉडी का साइज होता है, डाया होता है। तो इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी, मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो ये नंबर है, ये जो सीडी है, ये रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करता है। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओरिफिस वेरीज विद रेनॉल्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैविटेशन विल बिगिन व्हेन। देखो सिंपल है, कैविटेशन जो है इसका मतलब क्या होता है, कैविटेशन का मतलब है कि जब भी फ्लूइड का फ्लो के दौरान ऐसी कंडीशन बनेगी कि जब उसकी वेलोसिटी बहुत हाई हो जाए, ठीक है, और वेलोसिटी जब ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर इवेंचुअली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ड्यू टू बर्नौली इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा। अब अगर प्रेशर कम होते होते आपका जो फ्लूइड है उसका जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है उसको बराबर करते करते उससे भी कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में उस फ्लूइड के अंदर टाइनी एयर बबल्स का फॉर्मेशन होता है। वो एयर बबल होते तो बहुत छोटे हैं बट उनकी वेलोसिटी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो फ्लूइड के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। इससे जो मोमेंटम बनता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो पंप या टरबाइन की केसिंग या पाइप की जो केसिंग है वहां जाके टकराते हैं और उसमें छोटे छोटे केविटी यानी ऐसे कुछ डिप्रेशंस बना देते हैं इनर साइड पे, और इस पूरी प्रक्रिया को केविटेशन कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है केविटेशन होता कब है, तो हाई वेलोसिटी, लो वेलोसिटी, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, कई सारे चीजें दी जाएंगी, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि केविटेशन का संदर्भ हाई वेलोसिटी से, बट वेलोसिटी ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, प्रेशर ही कम होगा। केविटेशन तब पिक्चर में आएगा जब प्रेशर सैचुरेशन वेपर से कम हो, मतलब सही जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन है, प्रेशर की कमी, और वो भी कब, जब प्रेशर सैचुरेशन के बराबर होने के बाद उससे भी कम हो जाए, तब कैविटेशन चालू होता है। सो प्रेशर बिकम्स मोर देन क्रिटिकल, गलत, फ्लो इज इंक्रीज, गलत, प्रेशर इज इंक्रीज, गलत, द प्रेशर एट एनी लोकेशन रीचेज एन एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, करेक्ट आंसर। जब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, अच्छा अब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कितना होता है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, तो जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है वो ध्यान रखना, अगर आपसे वाटर के लिए वेपर प्रेशर पूछें तो ये होता है 2.4 टू 2.7 मीटर ऑफ H2O, ये वेपर प्रेशर है वाटर का। और साथ में अगर आपसे वेपर प्रेशर मरकरी का पूछें तो मरकरी का आप ध्यान रखना 0 वेपर प्रेशर होता है, मरकरी भारी है तो उसके वेपर इजीली फॉर्म नहीं होंगे। जो वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर का रेंज है वो 2.4 टू 2.7 मीटर ऑफ H2O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला हमारे पास है देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ फ्लो रेशियो वैल्यू फॉर ए फ्रांसिस टरबाइन। तो देखिए टरबाइन के लिए दो टर्म जनरली डिफाइन होती है, एक स्पीड रेशियो और एक फ्लो रेशियो। तो स्पीड रेशियो की अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि स्पीड रेशियो जो है ये क्या होता है, इसको जनरली रो से हम डिनोट करते हैं। स्पीड रेशियो जो टरबाइन की टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और टरबाइन के इनलेट पर जो फ्लो की वेलोसिटी होती है, इन दोनों का रेशियो जो होता है इसे हम बोलते हैं स्पीड रेशियो। तो ये होगा आपका u डिवाइडेड बाय v1। v1 जो होता है क्या होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ अगर हेड हम लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, √2gh। ओके, तो अब ये जो स्पीड रेशियो है इसकी वैल्यू पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लान टरबाइन तीनों के लिए आपसे पूछी जा सकती है। तो आप ध्यान रखें स्पीड रेशियो की जो वैल्यू होती है पेल्टन के लिए, पेल्टन के लिए जो रेंज होती है 0.43 से 0.47 होगी। फ्रांसिस के लिए ये जो वैल्यू होती है 0.6 से लेके 0.9 होगी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कैप्लान टरबाइन के लिए,
कैप्लान या प्रोपेलर कुछ भी हो सकता है, 1.4 से लेके 2। तो ये रेंज मैंने किसकी बताई है आपको, स्पीड रेशियो की। क्वेश्चन में किसका रेशियो पूछा गया है, फ्लो रेशियो का। तो पहले तो स्पीड रेशियो आप ध्यान रखें, यहां से भी सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, जनरली कैप्लान टरबाइन के लिए स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो ये आप ध्यान रखें 1.4 से लेके 2। मतलब स्पीड रेशियो जरूरी नहीं है कि 1 से कम होगा, स्पीड रेशियो में बी ग्रेटर देन 1। ओके, किस किस का रेशियो होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी टू द एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अच्छा, यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन ये स्पीड रेशियो कितना होता है, ये पता होना चाहिए 1/2, मतलब 0.5। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है पेल्टन टरबाइन की, 1 + cos phi डिवाइडेड बाय 2। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं फ्लो रेशियो की। तो फ्लो रेशियो हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, ध्यान रखें, फ्लो रेशियो जो होता है फ्रांसिस टरबाइन के लिए डिफाइन होता है। तो फ्लो रेशियो क्या होता है, जो फ्लो वेलोसिटी होती है वाटर की और जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से पानी आता है, उन दोनों का रेशियो कहलाता है आपका फ्लो रेशियो। और फ्लो रेशियो की जो वैल्यू होती है फ्रांसिस टरबाइन के लिए, ये आप ध्यान रखें, इट विल बी 0.15 से लेके 0.3 होगी, 30। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी में ये 0.4 तक चला जा रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, और भी यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पेल्टन टरबाइन से आपसे पूछा जा सकता है जेट रेशियो। तो देखिए यहां पर जेट रेशियो जो होता है, ये जेट रेशियो क्या होगा, जेट रेशियो आप ध्यान रखें एम से हम डिनोट करते हैं, और ये होता है जो रनर होता है उसका एवरेज डायमीटर जिस पर बकेट लगी होती है, ओके, हेमिस्फेरिकल शेप की, और जो जेट होता है उसका डायमीटर, इन दोनों का रेशियो जो होता है क्या कहलाता है, जेट रेशियो। और इसका रेंज भी आप ध्यान रखें, ये होता है 11 से लेके 15 तक। ओके, जेट रेशियो से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ बकेट्स। तो नंबर ऑफ बकेट्स का फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर टाइगन रिलेशन, तो वो नंबर ऑफ बकेट का रिलेशन आप ध्यान रखें 15 + 0.5 m, और ये m जो है ये क्या है, जेट रेशियो। ये इतने सारे रिलेशन आप लोग यहां पर ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए फुली इंसुलेटेड एंड completely empty tank is being filled with some fluid with a negligible fluid velocity, which of the following is correct। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन को आपको समझना होगा, ये क्वेश्चन जो है अनस्टेडी फ्लो, ओके, अनस्टेडी फ्लो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए एम्प्टी टैंक, तो उससे रिलेटेड है यहां पर ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक फुल्ली इंसुलेटेड टैंक है हमारे पास, ये हमने टैंक ले लिया, फुल्ली इंसुलेटेड बोला गया मतलब कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा यहां पर। ओके, इसको हमने कनेक्ट किया है किससे, एक पाइपलाइन से, एक पाइपलाइन से हमने कनेक्ट कर दिया। इनिशियली ये क्या है, खाली, इनिशियल मास जो है इसका क्या है, 0। ओके, यहां पर एक बॉल लगा हुआ है इसके अंदर। अब ये जो पाइपलाइन है इसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ओके, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सपोज इसका टेम्परेचर जो है T1, इसकी जो एंथैल्पी है वो H1, इसकी इंटरनल एनर्जी है U1। टैंक जो है इनिशियली खाली है, जैसे ही वॉल को हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस यहां पर क्या होगा, ये फ्लूइड, ये जो एयर है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, एयर जरूरी नहीं, ये जो फ्लूइड है ये क्या करेगा, इस टैंक के अंदर एंटर करना स्टार्ट करेगा। ओके, कब तक एंटर करेगा, जब तक इस सप्लाई लाइन और टैंक का प्रेशर बराबर ना हो जाए। ओके, तो अब यहां पर हमसे पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, जब टैंक हमारा कंप्लीटली भर जाएगा, उस समय हमें यहां पर बताना है कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। मतलब ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन से हमें यही पता चल रहा है कि अल्टीमेटली यहां पर, अब देखिए ऑप्शन, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ एंटरिंग फ्लूइड इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ फ्लूइड ऑफ द चार्ज टैंक। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो ये कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है। अल्टीमेटली हमें यहां पर क्या करना होगा कि उस जो फ्लूइड है टैंक के अंदर आ चुका है उसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में हमको बताना होगा कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी। ओके,
तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि सिस्टम का टाइम के अकॉर्डिंग मास जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग मास अगर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी जो होगी वो भी चेंज होगी। तो टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी और मास में अगर चेंजेस आता है तो इसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। ओपन सिस्टम है क्यों? क्योंकि यहां पर मास का इंटरेक्शन हो रहा है। तो आप ध्यान रखें यहां पर फाइनली जो हमारे पास रिलेशन आता है, ये रिलेशन आता है कि यहां पर एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस इस फ्लूइड की जो इंटरनल एनर्जी रहेगी, मैं इसको बोल रहा हूं U2, ये किसके बराबर रहेगा? ये जो फ्लोइंग फ्लूइड है, ये सप्लाई लाइन में जो फ्लूइड है उसकी एंथैल्पी के बराबर होगा। ओके, तो ये यहां पर आप ध्यान रखें। अब देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अगर ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस के केस में हमें पता है कि आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? अगर हम यहां पर देखें पर यूनिट मास तो इंटरनल एनर्जी होती है CV इंटू T2, ओके, MCV/T2, ये इंटरनल एनर्जी होगी। और एंथैल्पी कितनी होगी आइडियल गैस के केस में? ये होगा CP/T1। ओके, तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि इस टैंक के अंदर अगर आइडियल गैस हमने फिल की है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा या कोई चेंजेस नहीं आएगा? तो आप ध्यान रखें यहां पर टेम्परेचर जो है ये T2 कितना हो जाएगा, CP/CV क्या होता है, गामा, ये हो जाएगा T1। तो टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा, T1 इंटू गामा, और गामा की वैल्यू एयर के लिए कितना होती है, 1.4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इस सप्लाई लाइन का टेम्परेचर है यहां पर टैंक में आने के बाद में ये एयर जो है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1.4 टाइम्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान रखें इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी के बराबर रहेगी। तो चलिए अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहां पर स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ एंटरिंग फ्लूइड इज इक्वल टू, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ एंटरिंग फ्लूइड इज इक्वल टू फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन द चार्ज टैंक। तो बिल्कुल सही है, जो एंटरिंग फ्लूइड होगा उसकी जो स्पेसिफिक एंथैल्पी होगी वो किसके बराबर होगी, जो फ्लूइड रहेगा टैंक के अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट हो जाएगा। देखिए यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट एक्वायर्ड और रिलीज ड्यूरिंग ए फेज चेंज इज कॉल्ड। ये ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया ये कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन आया था कि अगर फेज चेंज हो रहा है वाटर का तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट रहेगी? तो हमने वहां पर देखा था टेम्परेचर और प्रेशर। तो उस समय जो हीट रिक्वायर्ड रहेगी उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी का सम होता है। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फ्लोइंग फ्लूइड की जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। सेंसिबल हीट क्या होती है? टेम्परेचर को चेंज करने में जो हीट की रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट फेज चेंज के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसे क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर पाइप के अंदर जो रेनॉल्ड नंबर है वो रेनॉल्ड नंबर हमारा क्या है, 2000 से कम है, तब हम उस फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। वहीं पर ओपन चैनल फ्लो के लिए हमने डिस्कस किया था, ओपन चैनल फ्लो में अगर रेनॉल्ड नंबर 500 से कम है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो। 2000 तक है तो ट्रांजिशन, 2000 से ऊपर टर्ब्यूलेंट। और ऐसे ही फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट के अंदर, फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट के अंदर अगर रेनॉल्ड नंबर 500 से कम है तो लेमिनार, और 1000 तक है तो ट्रांजिशन होगा, 1000 से ऊपर टर्ब्यूलेंट होगा। अभी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2000। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसको ध्यान रखें। रेनॉल्ड नंबर के बारे में बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम विच डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी।
तो आपको पता होगा कि जो हीट और वर्क है वो प्रॉपर्टी नहीं होती, तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हीट एंड वर्क इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, डेंसिटी, ओके, एंथैल्पी, ये सभी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। और प्रॉपर्टी को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड नहीं करेगी। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, हीट एंड वर्क इज नॉट ए प्रॉपर्टी। क्यों नहीं प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रोसेस पर। आप देखेंगे कि अगर आप सिस्टम में अगर कोई प्रोसेस हो रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, तो वहां पर हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन जो होगा वो अगर आप देखें, उसके कंपेयर अगर आप देखें, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो उसमें वर्क इंटरेक्शन और हीट इंटरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर पाथ आप चेंज करते हो तो वहां पर हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम द वर्क इनपुट इज 20 किलोजूल पर केजी while 80 किलोजूल पर केजी ऑफ हीट इज रिजेक्टेड आउट द सिस्टम, द सीओपी ऑफ द सिस्टम। तो हम बना लेते हैं ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पर्पस क्या होता है, टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। ओके, तो ये दो टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, ये हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क इनपुट देना पड़ता है। तब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम द वर्क इनपुट, ये वर्क इनपुट हमें दिया गया है कितना, 20 किलो जूल पर केजी। ओके, व्हाइल 80 किलो जूल ऑफ 80 किलो जूल पर केजी ऑफ हीट इज रिजेक्टेड। यहाँ पर हीट कितना रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पर हीट सप्लाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा। तो ये कितना है, 80 किलो जूल पर केजी। तो हमसे पूछा गया है सीओपी। तो देखिए अगर सीओपी की अगर हम बात करें तो सीओपी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और रेफ्रिजरेटर है तो डिजायर इफेक्ट क्या होगा, टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। और लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को निकालना पड़ेगा। कितना निकाला अपन ने, क्यूएस निकाला, तो इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा, तो ये हमें पता है, ये हमें जानना है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे पहले, जो हीट इंटरेक्शन होगा वही वर्क इंटरेक्शन के बराबर होगा। तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जिट कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, इनपुट में क्या है 20 है और ये है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं QS प्लस 20 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हमारे पास QS कितना आ जाएगा, QS विल बी 60 किलो जूल पर केजी। ओके, तो 60 किलो जूल पर केजी आ गया QS। वर्क इनपुट कितना है हमारा, आई थिंक इट विल बी 20, तो 60 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पर सीओपी हमें कितना मिलेगा, 3 विल बी द सीओपी। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड ए गिवन प्रेशर इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर इज नोन एज। तो देखिए ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर जो हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो ये वाटर के लिए बात चल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वाटर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंट्रोपी। अच्छा क्वेश्चन है, एंट्रोपी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इन जनरल, अगर रिलेशन में लिखता हूं चेंज इन एंट्रोपी का, तो चेंज इन एंट्रोपी को हम क्या लिखते हैं, dq बाई टी प्लस डेल एस जनरेशन। तो देखिए एंट्रोपी में चेंज किस वजह से हो सकता है, एंट्रोपी में चेंज हीट के इंटरेक्शन की वजह से और जनरेशन की वजह से। ओके, तो ये जनरेशन की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनरेशन इज ऑलवेज, एंट्रोपी जनरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो कब होगा, जब प्रोसेस कैसी होगी, रिवर्सिबल होगा। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस है, रिवर्सिबल के अलावा कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, तो उसके लिए जनरेशन जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, ऑल एडियाबेटिक प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है ये आपको समझना होगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो होगा। ओके,
तो यहां पर क्या बोला, ऑल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक के बारे में भी पता होना चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जहां पर कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये जो हमने एंट्रोपी का रिलेशन लिखा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब डेल क्यू बाई टी तो जीरो हो गया। बट यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्या जनरेशन जीरो होगा, जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखिए जनरेशन जीरो कब होगा, जब प्रोसेस इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में भी खास करके क्या बोला जाता है, इंटरनली रिवर्सिबल। तो इंटरनल इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होगी, वो अगर एडियाबेटिक भी है तब भी हम बोलेंगे कि वो नॉन आइसेंट्रोपिक होगी। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हमारी प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक में दो कंडीशन आ जाती है, या तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बोला कि सभी एडियाबेटिक प्रोसेस जो रहेगी वो आइसेंट्रोपिक रहेगी। अरे सभी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक रहेगी, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगी तो वो आइसेंट्रोपिक नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। ओके, अच्छा एक और बात ध्यान रखें कि प्रोसेस का आइसेंट्रोपिक होने के लिए, प्रोसेस के आइसेंट्रोपिक होने के लिए जरूरी नहीं कि वो एडियाबेटिक हो, ये भी आप ध्यान रखें। ओके, नॉन एडियाबेटिक नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी आइसेंट्रोपिक। नॉन एडियाबेटिक नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी आइसेंट्रोपिक। कैसे, देखिए इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। नॉन एडियाबेटिक मतलब यहां पर ये इसकी कुछ वैल्यू रहेगी। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि ये हीट डेल क्यू जो है ये क्या है। सिस्टम के अंदर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, सिस्टम से अगर हम हीट निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। मतलब इसकी वैल्यू जो है ये नेगेटिव हो सकती है, और ये वैल्यू जनरेशन जो रहेगा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये नेगेटिव मतलब नॉन एडियाबेटिक। तो ये भी है ये भी प्रेजेंट है, तो मतलब प्रोसेस कैसी होगी, नॉन एडियाबेटिक नॉन रिवर्सिबल। अब इन दोनों का सम, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इन दोनों का सम क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि किसकी कितनी वैल्यू है। तो इन दोनों का सम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये और ये दोनों बराबर हो गए तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और चेंज इन एंट्रोपी जीरो, इसका मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ध्यान रखें, नॉन एडियाबेटिक नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी आइसेंट्रोपिक। चलिए, तो यहां पर हमें पता चला पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम में इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। बेटा आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जहां पर ना तो कोई हीट का इंटरेक्शन होगा ना ही कोई मास का इंटरेक्शन होगा। आवर यूनिवर्स इज द आइसोलेटेड सिस्टम। तो मुझे यह बताइए, अगर कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो ये चेंज इन एंट्रोपी जो होगा किसकी वजह से होगा, केवल जनरेशन की वजह से। तो मुझे यह बताइए, जनरेशन क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? जनरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी या तो जीरो होगी या हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जीरो कब होगी, जब उस सिस्टम के अंदर सारी जो प्रोसेस है कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हमारा यूनिवर्स जो है वो क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और यहां पर मैक्सिमम जितनी भी प्रोसेस है वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, और ये किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ड्यू टू जनरेशन। हीट इंटरेक्शन की वजह से नहीं, क्योंकि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट इंटरेक्शन की वजह से यहां पर एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। तो यहां पर जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें क्या गलती है आपको समझ में आई, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम में इंक्रीज और डिक्रीज, ये डिक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज नहीं हो सकती, ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, में इंक्रीज और जीरो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। यहां पर यह भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या पूछा था, सही स्टेटमेंट पूछा, दोनों स्टेटमेंट गलत। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस, और सभी प्रैक्टिकल प्रोसेस जो होती है कैसी प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल गलत। एंट्रोपी जो होती है कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है।
जो कि किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। ये स्टेटमेंट जो ये भी गलत है, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if the overall efficiency and mechanical efficiency of a centrifugal pump is 56% and 70%, तो ओवरऑल इफिशियंसी हमको दे रखी है कितनी, 56%, और मैकेनिकल इफिशियंसी हमको दे रखी है कितनी, इट विल बी 70%। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। तो सिंपल रिलेशन है, ओवरऑल इफिशियंसी जो होती है क्या होती है, मैकेनिकल इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। ओके, तो ओवरऑल इफिशियंसी हमको दे रखा है 0.56 और मैकेनिकल इफिशियंसी दे रखा है कितना, 0.70। तो इन दोनों का रेशियो आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, और आई थिंक ये जो आंसर आपको मिलेगा इट विल बी 0.80। ओके, so the correct answer will be option C. Okay, next question जो है, the variation in specific volume of water if it heated at 273 Kelvin। तो देखिए 273 केल्विन का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम हीट करते हैं तो उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास। ओके, और डेंसिटी हम क्या लिखते हैं, डेंसिटी होता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन रो। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेंसिटी कम होगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। अब देखिए क्या होता है कि वाटर अगर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो आप ध्यान रखें वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो इसकी जो डेंसिटी होती है, ध्यान रखें डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ये कितनी होती है, ये होती है 999.83 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से मतलब 273 केल्विन से 277 केल्विन जाता है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और ये 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कितनी लेते हैं हम, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आप देख सकते हो यहां पर क्या हो रहा है, 273 केल्विन से हमने हीट करना स्टार्ट किया, तो यहां पर क्या हुआ, इनिशियली डेंसिटी इंक्रीज हुई। तो डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 4 डिग्री अगर हम जाते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियली डिक्रीज होगा। ओके, और इसके बाद में फर्दर अगर हम यहां पर इसको हीट करते हैं 4 डिग्री से ऊपर अगर लेके जाते हैं तो यहां पर डेंसिटी जो है वापस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम यहां पर इसको प्लॉट करते हैं, किस किस को, स्पेसिफिक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर क्या होगा, इनिशियली स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और फिर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, वाटर का मिनिमम होगा। एक और प्लॉट हम यहां पर बना सकते हैं किस किस के बीच में, बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो देखिए डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट कैसा बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी है मैंने आपको बताई कितना, 999.83 हम लेते हैं केजी पर मीटर क्यूब। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगी, और एक लिमिट के बाद में वापस डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मैक्सिमम डेंसिटी हमें कब देखने को मिलेगी, एट 4 डिग्री सेल्सियस। और ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो उसकी वजह से यहां पर ये वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो क्या होगा, वेरिएशन इन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ इट हीटेड एट 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देख सकते हो सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। देखिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि सब्सटेंस क्या है। प्रोसेस अगर फिक्स है, ध्यान रखें हमेशा, मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर बोल दिया गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर बोल दिया गया है, तो वहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हम लेंगे, हमेशा ध्यान रखें, ये होगा एमसीवी डेल्टा टी। ओके, और अगर बोल दिया गया है कि प्रोसेस कैसी है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो वहां पर चेंज इन एंथैल्पी डीएच इज इक्वल टू क्या होगा, एमसीपी डेल्टा टी। ओके, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए प्रोसेस अगर डिफाइन की गई है तो। और ध्यान रखें, इफ अवर सब्सटेंस इज आइडियल गैस, आइडियल गैस, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आइडियल गैस के लिए प्रोसेस कोई भी हो, उसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो रहेगा एमसीवी डेल्टा टी रहेगा, और चेंज इन एंथैल्पी जो रहेगा ये रहेगा एमसीपी डेल्टा टी फॉर एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस। और ये जो रिलेशन ऊपर लिखा है ये किसके लिए, फॉर एनी सब्सटेंस। ओके, दिस इज ऑल्सो फॉर एनी सब्सटेंस। तो आप ऑप्शन को पढ़िए, क्या बोला गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये सीवी की बात चल रही है, तो सीवी किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, यही तो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर एम सीवी डेल्टा टी लिखा था ना हमने, तो अब देख लीजिए। द रेशियो ऑफ चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी, बिल्कुल नहीं होगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात ही नहीं आएगी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोला गया है तो। रेशियो ऑफ चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये रिलेशन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a reaction turbine work at 240 rpm and its inlet diameter is 2 meter, determine its tangential velocity। tangential velocity मतलब u, किससे डिनोट करते हैं अपन, u से। तो इसका रिलेशन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, इट विल बी पाई डी एन बाई 60। आरपीएम और डायमीटर अगर हमें दिया गया है तो पाई डी एन बाई 60, डायमीटर को मीटर में हम पुट करेंगे, एन आरपीएम रहेगा, तो यहां पर हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पाई डी का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और एन जो होगा क्या होगा 420 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम 60, तो 60 से आप इसको डिवाइड करेंगे, पाई को आप लिख सकते हो 22/7। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 44 मीटर पर सेकंड। तो ये रिलेशन ध्यान रखें टेंजेंशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, h क्या रहेगा, नेट हेड रहेगा, ग्रोस हेड माइनस लॉसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंडर कंटेनिंग 0.2 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार। तो एक सिलेंडर हम ले लेते हैं, ओके, इसके अंदर गैस है, उसका प्रेशर कितना है 1 बार, और इसका वॉल्यूम क्या है इनिशियली 0.2 मीटर क्यूब। ओके, तो यहां पर इनिशियल प्रेशर में मेंशन कर देता हूं 1 बार, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब। एंड द टेम्परेचर इज 27, इनिशियल टेम्परेचर भी हमको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। जब भी 27 डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो आप इसको सीधा सीधा लिखेंगे 300 केल्विन। ओके, इफ द गैस इज कंप्रेस, ओके, यहां पर इस गैस को हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और वॉल्यूम कितना हो गया 0.02 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रेशर कितना दे दिया हमें 20 बार प्रेशर दे दिया। डेफिनेटली अगर सब कुछ दिया है तो क्या पूछा गया होगा, टेम्परेचर ही पूछा गया होगा T2। तो इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता है, फाइनल हमारे पास वॉल्यूम है विच इज 0.02 मीटर क्यूब, फाइनल प्रेशर है विच इज 20 बार, और फाइनल टेम्परेचर हमसे पूछा गया है
टेम्परेचर किस में पूछा गया है, ऑप्शन को देखेंगे तो डिग्री सेल्सियस, बट ऐसा नहीं करना है कि डिग्री सेल्सियस में पूछा गया तो डिग्री सेल्सियस में हम यहाँ पर पुट करके आंसर निकालें। हमेशा ध्यान रखें केल्विन में पुट करना है, वापस उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तो अब यहाँ पर क्या करें हम, तो अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सिस्टम के अंदर का जो मास रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो सिस्टम के अंदर का जो मास रहेगा हम कैसे निकालें, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। तो तीनों रिलेशन गेल उसे एक चार्ल्स और बॉयल्स तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो यहां पर आपको एक रिलेशन मिलता है P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तीनों को मैंने कंबाइन किया, या फिर आप सीधा सीधा आइडियल गैस इक्वेशन लगा के ये रिलेशन बना सकते हो। तो सब कुछ है, T2 अननोन है, निकाल सकते हो। देखिए किस तरह से, P1 कितना है, यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर बार में है इधर भी बार में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मत करिएगा कि इधर टेम्परेचर डिग्री में है तो टेम्परेचर डिग्री में मिल जाएगा, ध्यान रखें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखना। तो 1 बार वॉल्यूम कितना लेंगे 2, टेम्परेचर इनिशियल कितना 300 इज इक्वल टू प्रेशर कितना हो गया 20, वॉल्यूम कितना हो गया 0.02 डिवाइडेड बाय T2। तो T2 जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक इट विल बी 600 केल्विन, और जब भी 600 केल्विन आपको दिखाई दे तो इसको आप सीधा सीधा लिखेंगे कितना 327 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 327 प्लस 273 क्या बन जाता है 600 केल्विन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ ए हाइड्रोलिक टरबाइन इज रिलेटेड टू ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ ए टरबाइन। तो देखिए अगर मैं बात करूं टरबाइन की, तो टरबाइन में क्या होता है, हम इनपुट देते हैं तो इनपुट जो पावर होता है उसे हम क्या बोलते हैं वाटर पावर। वाटर से टरबाइन का रनर टर्न होता है तो हमें क्या मिलता है रनर पावर। रनर से कनेक्टेड रहता है आपका शाफ्ट तो हमें क्या मिलता है शाफ्ट पावर। तो यहां पर कौन कौन सी इफिशियंसी डिफाइन होती है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं वाटर पावर और रनर पावर, इन दोनों के बीच का जो लॉस होता है ये कौन बताता है, ये बताता है मैकेनिकल इफिशियंसी। तो यहां पर सबसे पहले डिफाइन होता है मैकेनिकल इफिशियंसी। यहां पर डिफाइन होगा क्या हाइड्रोलिक इफिशियंसी, नॉट मैकेनिकल इफिशियंसी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी, क्योंकि वाटर पावर है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होगा, जो हमें रनर पावर मिल रहा है और जो हम वाटर पावर इनपुट दे रहे हैं इन दोनों का रेशियो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में जो लॉस होगा उसको कौन डिफाइन करेगा, इन दोनों के बीच के लॉस को डिफाइन करता है मैकेनिकल इफिशियंसी। तो मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होगा शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। ओके, और ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगा, इनपुट में क्या है वाटर पावर है और फाइनली हमें क्या मिल रहा है शाफ्ट पावर। तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगा टरबाइन के केस में, ये होगा शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। ओके, तब देखिए इस ओवरऑल इफिशियंसी में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, रनर पावर से, और डिवाइड कर देता हूं रनर पावर से, तो आप देख सकते हो यहां पर कि ये जो शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर है, देखिए कहीं पे दिखा आपको शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। ओके, यहां पर रनर पावर आएगा ना, वाटर पावर नहीं आएगा। ये मैकेनिकल इफिशियंसी मैंने आपको बताया ना इन दोनों के बीच में, तो यहां पर क्या आएगा रनर पावर। तो देखिए ये रनर पावर, तो देखिए शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर क्या बन जाएगा, ये मैकेनिकल इफिशियंसी बन जाएगा। ओके, और यहां पर रनर पावर अपॉन वाटर पावर ये क्या बन जाएगा, इट विल बी ए हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो ध्यान रखें ओवरऑल इफिशियंसी जो होगी टरबाइन की, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिक इफिशियंसी एंड मैकेनिकल इफिशियंसी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, द हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ ए हाइड्रोलिक टरबाइन इज रिलेटेड टू ओवरऑल इफिशियंसी। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो रहेगा क्या रहेगा, ओवरऑल इफिशियंसी डिवाइडेड बाय मैकेनिकल इफिशियंसी। तो ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखे देखिए वाटर से हमें मिलेगा रनर पावर और रनर से हमें क्या मिलेगा शाफ्ट पावर। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा लॉस होगा ये कौन बताएगा, ये हाइड्रोलिक इफिशियंसी बताएगा। इन दोनों के बीच का लॉस कौन बताएगा, मैकेनिकल इफिशियंसी। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिक इफिशियंसी, इन दोनों का रेशियो कहलाएगा मैकेनिकल इफिशियंसी। ओवरऑल इफिशियंसी बन जाएगा आपका शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्राइनेस फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, तो देखिए ड्राइनेस फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस का क्वेश्चन है, ये थर्मोडायनेमिक्स का ही। तो देखिए ड्राइनेस फ्रिक्शन हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ड्राइनेस फ्रिक्शन को एक्स से हम डिनोट करते हैं, ये होता है मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। देखिए इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्या है, लिक्विड भी है और क्या है, वेपर भी है, लिक्विड भी है और क्या है, वेपर भी है। तो यहां पर हमें इसके लिए बताना है कि कितना इसमें वेपर होगा, तो उसके लिए हम ये टर्म डिफाइन करते हैं मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास। ओके, तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या होगा, रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई स्टीम। अब देखिए यहां पर वेपर को इन्होंने क्या बोल दिया, ड्राई स्टीम। ओके, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई स्टीम टू द टोटल मास ऑफ वेट स्टीम, तो ये लिक्विड प्लस वेपर दोनों, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, वेट स्टीम। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां से आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, अब ध्यान रखना है कि जो ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है सेचुरेटेड लिक्विड कर्व पर, अब देखिए हम बोल रहे हैं सेचुरेटेड लिक्विड कर्व, इसका मतलब कि वहां पर वेपर नहीं होगा, तो सेचुरेटेड लिक्विड कर्व पर ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी क्या होगी, 0 होगी, और सेचुरेटेड वेपर कर्व पर ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सेचुरेटेड वेपर कर्व हम बोल रहे हैं मतलब वहां पर जो भी मास है वो किस कंडीशन में है, वेपर कंडीशन में। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर आता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, जहां पर सेचुरेटेड लिक्विड कर्व और सेचुरेटेड वेपर कर्व दोनों क्या होते हैं, मीट होते हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पर आप ध्यान रखें ड्राइनेस फ्रिक्शन डिफाइंड नहीं होता है। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें, ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होता है, मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास, वॉल्यूम का रेशियो नहीं होता है, ध्यान रखें। ऐसी एक और टर्म आती है हमारा जब हम आरएसी पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो इसी तरह से उसको भी हम डिफाइन करते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फॉर ए गिवन इंपेलर डायमीटर पावर ऑफ पंप इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए पावर ऑफ पंप यहां पर हम एक कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब हम पढ़ते हैं पंप का, तो वहां पर हम एक कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं पावर कोफिशिएंट। तो ये पावर कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, पावर कोफिशिएंट होता है P डिवाइडेड बाय D टू द पावर 5 इंटू एन क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पर अगर हम देखें पावर वर्सेस स्पीड, पावर वर्सेस स्पीड अगर आप प्लॉट करते हैं तो ये क्या मिलता है हमें, क्यूबिक कर्व मिलता है। तो पावर जो होता है ये स्पीड से किस तरह से रिलेट करता है, स्पीड टू द पावर 3। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ एनी रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सोर्स रिजर्वायर एंड सिंक रिजर्वायर डिपेंड्स ऑन। देखिए क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया गया है क्या, रिवर्सिबल इंजन, और रिवर्सिबल इंजन का मतलब क्या हुआ, इसका एग्जांपल है कार्नोट इंजन, और कार्नोट इंजन की इफिशियंसी किस पर डिपेंड करती है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इफिशियंसी हम क्या लिखते हैं कार्नोट की, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर। तो इफिशियंसी जो होती है वो केवल डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और ये टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखें इन केल्विन, वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स रिजर्वायर ओनली, ओनली रिसोर्स का नहीं सिंक का भी होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। द टेम्परेचर ऑफ बोथ रिजर्वायर, यस सोर्स एंड सिंक दोनों के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी या रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल पाइप, चलिए तो जो क्वेश्चन है ये हमारे पास डार्सी विजबेक से क्वेश्चन है। डार्सी विजबेक फ्रिक्शन फैक्टर मतलब पाइप फ्लो से क्वेश्चन है। ठीक है, डार्सी विजबेक जो डार्सी लॉ है, इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप है विद 100 mm डायमीटर, द प्रेशर हेड लॉस ओवर ए लेंथ ऑफ 5 मीटर, मतलब लेंथ कितनी है 5 मीटर, और जो प्रेशर हेड लॉस है मतलब जो एनर्जी लॉस है वो है 0.85 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब स्मॉल f 0.1 है,
तो जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो होता है 4 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो हो गया हमारा 0.4। तो जब फ्लो वेलोसिटी इन द पाइप विल बी, तो हमारे पास HF का फॉर्मूला होता है FLV²/2GD, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमें यहाँ वेलोसिटी पूछी है ना, वेलोसिटी पूछी है। तो HF कितना है 0.85 इंटू 2, G को हम लगभग 10 मान लेते हैं, और D हमारे पास यहां पर कितना हो जाएगा, D विल बी दी डायामीटर 100 mm दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे 0.1 लिख देंगे 100 को, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा F, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0.1 जो कि 4F डैश होता है, और लेंथ हमें कितनी दी है 5 मीटर, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर ये आ गया F और L, और ये आ गया हमारे पास V²। अब अगर हम इसको एक बार सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास 0.1 और ये 0.1 कैंसिल, साथ में ये 5 4 20, तो ये भी 20 कैंसिल, तो V², तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट में 0.85। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंपल है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये वाली वैल्यू हम कितना बोल सकते हैं 85 के अपॉन में 100 का अंडर रूट। 85 लगभग 81 के आसपास, और 81 का जो रूट होता है वो 9 होता है, और 100 का 10 होता है, मतलब आंसर 0.9 मीटर पर सेकंड आएगा, और 0.9 एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा सीधे आंसर हो गया। विदाउट कैलसी हमने इसको सॉल्व किया। इसमें एक और ध्यान रखना है, जो फ्रिक्शन फैक्टर है इसकी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं लेमिनार फ्लो के लिए कितनी होती है, तो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू लेमिनार फ्लो के लिए होती है 64 के अपॉन में RE, और वहीं पर टर्ब्यूलेंट फ्लो के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 64 अपॉन RE, और ये होती है 3.176 अपॉन में RE टू दी पावर 1/4, है ना। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है 0.079, और 0.079 का अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो ये लगभग हमारे पास आएगा 0.3 समथिंग आएगा, तो 0.07079 इंटू 4, तो ये 0.316 आएगा। ये डेसिमल थोड़ा सा आगे आ जाएगा, सो दिस विल बी 0.316 RE टू दी पावर 1/4। अगर आपसे पूछें कि जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है ये हम कैसे पता करते हैं, तो फ्रिक्शन फैक्टर पता करने के लिए हम मूडीज चार्ट या मूडीज कर्व का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं लेमिनार फ्लो में जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है ये किसका फंक्शन है, तो ध्यान रखना है लेमिनार फ्लो में फ्रिक्शन फैक्टर प्योरली रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है, बट टर्ब्यूलेंट फ्लो में किसका फंक्शन है, तो टर्ब्यूलेंट फ्लो में ये जो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर है उसका फंक्शन है, साथ में जो पाइप की सरफेस रफनेस होती है उसका भी फंक्शन है। इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक, मतलब फ्रिक्शन फैक्टर मूडीज चार्ट के द्वारा पता करते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर लेमिनार में सिर्फ रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करेगा, पाइप रफनेस पर नहीं, और वहीं पर टर्ब्यूलेंट फ्लो में वो रेनॉल्ड नंबर और पाइप रफनेस दोनों का फंक्शन है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेमिनार के लिए कितना होगा 16 अपॉन RE लेमिनार के लिए, और टर्ब्यूलेंट के लिए अगर ये पूछें तो ये होगा 0.079 अपॉन RE टू दी पावर 1/4। इतना आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर आपसे HF है, जो एनर्जी लॉस है, वो पाइप फ्लो के अंदर डिस्चार्ज से कितनी पावर पे डिपेंड करता है, तो पावर 1 पर। जो पावर कंज्यूम्ड है या जो पावर लॉस है वो डिस्चार्ज से कितनी पावर पे डिपेंड करता है, तो वो डिस्चार्ज की पावर 2 पे डिपेंड करता है। पाइप फ्लो के लिए आपसे ये भी पूछ सकते हैं लेमिनार फ्लो है तो जो एनर्जी लॉस है वो डायामीटर की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, तो वो डायामीटर की इनवर्सली पावर 4 पे डिपेंड करेगा। ये कैसे आएगा जरा एक बार इसको समझ लेते हैं। HF का फॉर्मूला हमारे पास होता है 12FL² अपॉन GD टू दी पावर 5। मतलब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर HF डिस्चार्ज तो कांस्टेंट टर्म होती है, जब भी फ्लो हो रहा है डिस्चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कांस्टेंट है। ठीक है, L कांस्टेंट, G कांस्टेंट, 12 कांस्टेंट। मतलब HF हमारा डिपेंड करता है मेनली किस पर, फ्रिक्शन फैक्टर पर और D की पावर 5 पर। फ्रिक्शन फैक्टर कितना है 64 के अपॉन में RE। यहां पर अगर देखें तो RE कितना हो जाएगा रो VD अपॉन म्यू, तो म्यू ऊपर आ गया।
अगर इसमें देखें तो यहां पर हमारे पास ये जो टर्म है रो तो आ गया, साथ में वेलोसिटी होती है डिस्चार्ज के अपॉन में एरिया, एरिया मतलब π/4 डी स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा डी। तो इस डी से ये डी कर गया, मतलब जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो हमारे पास डी की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी की पावर 1 के। इसमें रख देंगे तो एच एफ जो हो गया डी की पावर 1 और ये डी की पावर 5, तो एच एफ हमारे पास आ गया 1/d⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अगर लेमिनार फ्लो है तो लेमिनार फ्लो के अंदर जो हमारा वेलोसिटी है वो कैसे वेरी करती है, तो वेलोसिटी जो होगी वो पैराबोलिकली वेरी करेगी, पैराबोलिकली वेरी करेगी, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास वेलोसिटी का वेरिएशन आएगा वो पैराबोलिक आएगा, मैक्सिमम सेंटर पे होगी और बाउंड्री पे जीरो वेलोसिटी होगी। वहीं पर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर टर्ब्यूलेंट फ्लो है तो वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, तो टर्ब्यूलेंट फ्लो के अंदर वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वो लॉगरिथमिक होता है, मतलब कि वेलोसिटी जो होती है वो log x का फंक्शन होती है, तो लॉगरिथमिक वेरिएशन होगा, मतलब कि जो फ्लो वेलोसिटी होगी वो लगभग बाउंड्री पे थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बाकी लगभग सेम होगा। तो टर्ब्यूलेंट फ्लो के अंदर जो वेरिएशन है वो y बराबर log x को फॉलो करता है, और यहां पर जो है वेलोसिटी जो होती है वो y की पावर 2, और यहां पर जो वेलोसिटी होती है वो log y को फॉलो करती है। इतना मेन आपको इसमें ध्यान रखना है। सो ये था बच्चों हमारा शंखनाद सीरीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर हमारे पास कितना आ गया था, 0.91। ये जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 0.91 हमारा आंसर आ चुका था, ठीक। तो ये जो सेकंड हमारा सेशन था इसके अंदर हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ में कई सारे आपको कॉन्सेप्ट भी बताए। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक। अगला, अगर आप इसी तरह से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं फटाफट कम टाइम के अंदर और ऐसे कई सारे सेशंस के साथ, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल का अवेलेबल है, मैकेनिकल का अवेलेबल है। मैकेनिकल क्रैश कोर्स के अंदर 250 प्लस टेस्ट भी साथ में अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स का क्रिस्प कंटेंट फटाफट रिवीजन मोड में, दूसरा टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे और एक कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लानिंग मिलेगी कैसे आप कम टाइम के अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल भी साथ में ही कवर्ड है इन सभी टेक्निकल पोर्शन के साथ। तो जो सेशन है इसका पीडीएफ आपको मिलेगा एईसी प्लस एपएनवाईटी डिस्कशन चैनल के साथ। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसके साथ इसको ज्वाइन करें ताकि आपको क्लासेस के अपडेट्स और पीडीएफ मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस पर इस क्लास की लिंक को लगाइए ताकि और भी बच्चों को इन सेशन से बेनिफिट मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।